Today we are going to know something about the multiplication of matrices. देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होता है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन इन विच वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, एंड रिलेटेड टू दैट वी यूज्ड अ टर्म कन्फर्मेबल और कंपेरेबल. देखिए कन्फर्मेबल और कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कहें तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मान लो कि अपने पास दो मैट्रिक्स है ए और बी. तो सबसे पहले ए का ऑर्डर चेक करो. तो ऑर्डर अगर मान लो इसका ऑर्डर अगर मान लो m/n हो, तो बी का जो ऑर्डर है वो ऐसा होना चाहिए कि इसमें जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है उतना ही इसके अंदर नंबर ऑफ रोज होने चाहिए. n दोनों में इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल होना चाहिए. और फिर मान लीजिए कि ये n/p है, तो a का ऑर्डर अगर m/n है और b का ऑर्डर अगर n/p है, तो हम कहेंगे कि a और b ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो कॉम्पेरेबल है या कन्फर्मेबल है. कन्फर्मेबल या कॉम्पेरेबल कहने का मतलब कि द कंडीशन इन विच वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. तो कंडीशन रिक्वायर्ड ये होगा कि पहले मैट्रिक्स का जो जितना कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही रो होना चाहिए. पहले मैट्रिक्स में जितना कॉलम हो उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में रो. ये इसेंशियल कंडीशन है. तभी हम कहेंगे कि हाँ इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है. कहने का मतलब कि दे आर कंपेरेबल, दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. अब इसके बाद हम लोग समझे इसका ऑर्डर, जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा. ये तो सेम होना चाहिए. अगर हम कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ऑर्डर ऑफ ए बी जो हमको मिलेगा ये होगा इसका रो नंबर m और इसका कॉलम नंबर p. दैट मीन्स m/p. जैसे अगर मान लो कि अपने पास एक मैट्रिक्स है aij और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3. दूसरा मैट्रिक्स है अगर मान लीजिए bij, इसका ऑर्डर अगर हम कह दें 4/2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए कि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है बी का नंबर ऑफ रोज उतना नहीं है. दीज टू आर नॉट कन्फर्मेबल और कंपेरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, सो ए बी डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन अगर मान लो कि यहां मैं 3 लिख दूं, ये 3/2 का ऑर्डर हो, देन ए बी विल एग्जिस्ट. और ए बी जो एग्जिस्ट करेगा तो ए बी का ऑर्डर जो हम लोगों को मिलेगा वो ऑर्डर ऐसा होगा. ए बी का ऑर्डर जो होगा वो इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर 2/2. लेकिन बेटा अगर मान लो कि इसका कुछ और रो नंबर होता, इसका रो नंबर होता 5, तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, ये मल्टीप्लिकेशन तो होता. इसलिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो इन दोनों का इक्वल होना है, एंड दीज टू आर इक्वल. सो इफ दीज टू आर इक्वल दैट मीन्स कॉलम नंबर ऑफ ए और रो नंबर ऑफ बी, इफ दीज टू आर इक्वल देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. दे कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. तो ए में बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तब ऑर्डर इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर होता. आप थोड़ी देर में समझ जाओगे कि ऐसा क्यों होता है. सिमिलरली अगर मान लो ये यहाँ 4 होता, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन तो होता है इसलिए कि ये दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम होता. इसके बदले में जो हम लोग लिख रहे थे, मान लो कि ये जो है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते 5/3, तो ये 5/3 ऑर्डर होता. ये होता 3/4. देखो 3 और 4 दोनों में सेम है. और ऑर्डर फाइनली जो प्रोडक्ट का होता वो ये होता 5/4. दैट मीन्स यहां हम लोग 4 लिखते लाइक दैट. सो आपने समझा कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा और प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा. चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा नाम भी इससे रिलेटेड कहना शुरू करते हैं. जैसे अगर मान लीजिए कि अपने पास हम लोग कहें कि ए और बी एग्जिस्ट करता है. सपोज करो कि ए बी एग्जिस्ट करता है, ए बी एग्जिस्ट. तो अगर ऐसा है तो हम लोग इस ए को बोला करेंगे प्री फैक्टर ऑफ ए बी. इसको हम लोग बोला करेंगे पोस्ट फैक्टर.
ऑफ ए बी, ऑफ ए बी। देखो बेटा ध्यान रखो, ये दोनों फैक्टर्स हुए, इतना तो हम लोग समझते हैं, 2 3 जा 6, तो 6 के फैक्टर हो गए 2b और 3b। उसी तरह से ए बी एक मिलकर के एक मैट्रिक्स है, और उस पूरे मैट्रिक्स का नाम अगर सी रख दें तो उस सी का प्री फैक्टर हो गया ए और पोस्ट फैक्टर हो गया बी। एक्चुअली प्री और पोस्ट करने की आवश्यकता पहले हम लोग अर्थमेटिक में देखते थे, नहीं है। जैसे 6 अगर ले लें तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, तो हम लोग कहते थे कि 6 के दो फैक्टर्स हैं 2 और 3, 6 के 2 फैक्टर्स हैं 2 and 3। वहां पर ये जरूरत नहीं था कहने का कि 2 पहले या 3 बाद में, ऐसा कुछ नहीं, सिंपली 2 और 3, जिसको मन करे 2 3 जा लिखे, जिसको मन करे 3 2 जा लिखे। ओके, बट माइंड इट, in matrix actually this order has to be maintained। इस ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोगों को दूसरे आंसर मिलने लगेंगे। ये हम लोग थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट उन कंडीशंस को पढ़ा जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग ये पता करेंगे कि वो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो कैसा होता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करते हैं मैट्रिसेस में, उसको हम लोग कहते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। एक्चुअली इस नाम को इसलिए याद रखना कि जब तुम डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो डिटर्मिनेंट में हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो डिटर्मिनेंट का, तो उसमें 4 में से 4 ऑप्शंस अपने पास होंगे, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम। तो ये 4 चॉइसेस डिटर्मिनेंट में होंगे, लेकिन मैट्रिसेस में केवल एक चॉइस होगा, वो होगा रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या सेंस हुआ सो समझो। अगर मान लो कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है मान लो m by n, और बी नाम का एक दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, मान लो कि इसका ऑर्डर है n by p। ये दोनों तो सेम होना चाहिए तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो मान लो कि ये दोनों कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका मतलब यह कि इसका कॉलम नंबर इसका रो नंबर इक्वल है। अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो इसका रो नंबर और इसका कॉलम नंबर ये होगा। और अगर इसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग सी आई जे से रिप्रेजेंट करें, तो अभी तक तो हम लोग केवल ये समझ रहे हैं कि कब मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। बट नाउ वी वांट टू एक्सप्रेस कि ये जो सी आई जे एलिमेंट होगा वो क्या होगा। सी आई जे का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी। ये हो गया आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी। और ये जो रिजल्ट होता है ये होता है आर आई इंटू सी जे, जहां आर आई का मतलब हो गया आईएथ रो ऑफ ए, और इस सी जे का मतलब हो गया जेएथ कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स बी। कहने का मतलब कि अगर जो अपने पास एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ हो 2 1 3 4 5 6 3 2 1, क्या ये हो गया अपने पास मैट्रिक्स, देख रहे हो 3 by 3 का। अब मान लो कि कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी नाम का दूसरा मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स है मान लो अपने पास ऐसा, जिसमें रोज 3 होने चाहिए, इसमें कॉलम 3 है तो रोज 3 होने चाहिए। मान लो कि 2 1 0 2 1 3, मान लो ऐसा 3 by 2 मैट्रिक्स। देखो ये दोनों सेम है इसलिए मल्टीप्लिकेशन तो होगा। अब इसमें ये बताओ कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो ए बी का अगर हम लोग ऑर्डर पता करना चाहें तो ए बी का ऑर्डर होना चाहिए 3 by 2। तो 3 by 2 का मतलब क्या हो गया कि ये जो ए बी होगा कुछ इस तरह का होगा, इसमें 3 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे, मतलब इस तरह के 3 रोज हो गए, 2 कॉलम्स तो एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। सो इस तरह का मैट्रिक्स बन करके आने वाला है। तो इसका साफ मतलब है कि इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होंगे और कॉलम्स 2 होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट को जानना हो, जैसे मान लो इस एलिमेंट को, तो ये एलिमेंट वर्चुअली है क्या। देखो रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2,
तो हम लोग लेंगे C22 अगर पता करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे रो टू किसका, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉलम 2 किसके, सेकेंड मैट्रिक्स के, ये पहले मैट्रिक्स के लिए, ये दूसरे मैट्रिक्स के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट क्या होगा, सो समझो। इसके बाद अगर हम लोग रिजल्ट लिखना चाहेंगे तो रिजल्ट का मतलब होगा इसका हम लोग रो नंबर 2 यूज करें और इसका कॉलम नंबर 2 यूज करें। इन दोनों को 1 to 1 करस्पॉन्डेंस में मल्टीप्लाई करें, इस 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो ये हो गया 4 1 जा 4। फिर इस 5 को मल्टीप्लाई करें इस 2 से, तो 5 2 जा 10, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन रखेंगे। फिर इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो प्लस का साइन रखते हुए 6 2 जा 12। सो ये एलिमेंट हो गया अपने पास 14 + 12 दैट मीन्स 26। सो हम लोगों ने समझा कि ये एलिमेंट होगा 26। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ये पता करना चाहें कि इसमें इसका ये मैट्रिक्स जानना चाहें, मतलब C31। तो C31 पता करने के लिए क्या करना होगा, रो नंबर 3 लेना होगा। किसका रो नंबर 3, ए का, फर्स्ट मैट्रिक्स का, प्री फैक्टर का। तो रो 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कॉलम 1 है तो कॉलम 1 से, कॉलम 1 कौन सा, तो पोस्ट फैक्टर मतलब सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम 1 मींस इस बार हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2 जा 6, प्लस का साइन देंगे। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस 0 से, तो 2 0 जा 0, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस थर्ड एलिमेंट 1 से, 1 1 जा 1, सो इट विल बी इक्वल टू 7। सो एट दिस प्लेस वी विल हैव एन एलिमेंट 7। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम लोगों को इस प्रोडक्ट का ऑर्डर जानना है तो इसका रो नंबर, इसका कॉलम नंबर लिखेंगे। इसका अगर एलिमेंट जानना हो तो कोई बड़ा काम नहीं है। इसका एलिमेंट जानने के लिए हम लोग अगर ijth एलिमेंट पता करना है तो ith रो लेंगे ए का और jth कॉलम लेंगे बी का, और दोनों को मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझें। हम लोग इस बात को समझने के लिए मान लो कि ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर मान लो 2 2 1 3 2 1 6 1 0। मान लो 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है ए, और बी नाम का एक मैट्रिक्स है जिसका इसमें कॉलम नंबर 3 है, तो रो नंबर 3 होना चाहिए ना, इसका मतलब कि 3 रोज तो होनी चाहिए। मान लो कि मैं ले रहा हूं 2 1 0 6 1 5। इज इट क्लियर। अब आप देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन करना कैसे। पहले तो ये दिमाग में रखो कि इसमें ऑर्डर क्या होगा ए बी का। ए बी का ऑर्डर क्या होगा अपने पास, ए बी का ऑर्डर जो होगा, इसका रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 2 है, तो इसका 3 और इसका 2 मिलकर के इसका 3 by 2 होगा। इज इट क्लियर। 3 by 2 का मतलब कि 1 2 3 रोज और 2 कॉलम्स। इज इट क्लियर। अब आप अगर सोचो इस बात को तो थोड़ी देर के लिए आप ऑर्डर को किनारे रखो, ऐसे ही करना शुरू करो तो देखो क्या पाते हो तुम। ये हो गया C11। C11 मतलब इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसका। ये हो गया C12। C12 मतलब ये हो गया C111 और ये हो गया C12। C12 अगर पता करना है तब भी इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम। तो तुमने क्या देखा, ए बी जो प्रोडक्ट है उसका जो फर्स्ट रो है उसमें ये चेंज नहीं हो रहा। इज इट क्लियर। कहने का मतलब कि जो प्रोडक्ट का फर्स्ट रो है उसमें हमेशा ए का फर्स्ट रो यूज हुआ है। क्लियर। और जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उसमें शुरू में फर्स्ट कॉलम यूज हुआ है बी का और फिर सेकंड कॉलम यूज हुआ है। इज इट क्लियर। अगर मान लो कि इसका ऑर्डर मान लो कि होता 4 1 6 0 0 1, मान लो ऐसा, ये होता 3 by 4, तो अपना जो प्रोडक्ट होता उस प्रोडक्ट का ऑर्डर अपने पास क्या होता, प्रोडक्ट का ऑर्डर होता इसका रो नंबर 3 और इसका कॉलम नंबर 4। तो ऐसा होता, इसका मतलब इसमें 3 रोज होते
कॉलम 4 होते, ऐसा कुछ ऐसा। अब आप बताओ, ये एलिमेंट होता C11, C11, ये एलिमेंट C12, ये एलिमेंट C13, ये एलिमेंट C14। आप क्या देख रहे हो, इसमें जो फर्स्ट है सब में सेम है। इसका मतलब कि रो 1 यूज करना है, ए का रो 1 यूज करना है, चाहे इसको फाइंड करो, इसको किसी को फाइंड करो। सेकेंडली आप क्या देख रहे हो, इसको जब फाइंड करना है तो कॉलम 1 लेना है किसका, इसका 2, कॉलम 2 लेना है किसका, इसका 3, कॉलम 3 लेना है इसका 4, कॉलम 4 लेना है इसका। इसका मतलब सीधा सीधा एक तरीका समझ में आ गया कि इसका एक रो उठाओ, इसके कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता गया वो निकल गए। आप देखो कि इसमें खुद से खुद आपको ऑर्डर भी मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए इस रो को अगर हम लोग यूज करें पहले इस कॉलम से, तो 2 को इस 2 से तो हो गया 4, फिर इस 2 को इस 0 से तो +0, फिर इस 1 को इस 1 से तो +1। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड एलिमेंट पता करना है तो रो नहीं बदलेंगे, रो वही रहेगा, कॉलम बदलेंगे। ये तो 2 को 1 से तो 2 को 6 से तो 12, 1 को 5 से तो 5। ये हो गया सेकेंड C12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। एंड नाउ द थर्ड वन, तो इसको रहने देंगे, इसमें चेंज करेंगे। थर्ड कॉलम अगर यूज करेंगे तो 2 को 4 से 8, 2 को 1 से तो 2, 1 को 6 से तो 6। ये हो गया अपना C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम लोग पता करेंगे, इसी रो को रहने देंगे, फिर इसको यूज करेंगे। तो तुमको ऐसा फील नहीं लग रहा है कि इसका रो लिया 1 2 3, जितना कॉलम है उतना आगे मिलता चला जाएगा। तो इसका इस 4 के साथ, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0, 2 का 0 के साथ तो 0, 1 का 1 के साथ तो 1। ये फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब ये देखो यहां का एलिमेंट अगर पता करना है तो ये C21 होगा, ये C22 होगा, ये C23 होगा, ये C24 होगा। इसका मतलब इस बार रो नंबर 2 तो फिक्स होना चाहिए ए का, और कॉलम 1 2 3 4। तो लाइक दैट। अगर हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, अगर हम लोग इस रो को यूज करेंगे सेकंड रो इसका जानने के लिए, सेकंड रो जानना है तो इसका सेकंड रो, अब इस सेकंड रो को फिक्स रखेंगे और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो चलो पहले इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 2 जा 6, 2 को 0 के साथ तो 0, 1 को 1 के साथ तो 1। फिर इसी तरह से इस कॉलम को यूज करेंगे तो 3 को 1 के साथ 3, 2 को 6 के साथ 12, और 1 को 5 के साथ तो 5। फिर हम लोग थर्ड कॉलम को यूज करेंगे तो 3 को 4 के साथ 12, 2 को 1 के साथ 2, और 1 को 6 के साथ 6। फिर हम लोग फोर्थ कॉलम को यूज करेंगे तो 3 को 0 के साथ 0, 2 को 0 के साथ 0, 1 को 1 के साथ तो 1। इज इट क्लियर? ये हो गया सेकंड रो। अब अगर थर्ड रो की बात कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रो इसका यूज करेंगे ये, और इसको 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग कॉलम 1 से करें सो दैट ये 3C31 मिले। इज इट क्लियर? C31, C32, C33, C34, मतलब सब में ये रो 3 और कॉलम 1 2 3 4। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 1 को 0 के साथ तो 0, और इस 0 को 1 के साथ तो 0। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम अवर यूज करेंगे। 6 को 1 के साथ 6, 1 को 6 के साथ 6, 0 को 5 के साथ 5, सॉरी 0। ओके, नाउ वी विल यूज द थर्ड कॉलम। तो 6 को 4 के साथ तो 24, 1 को 1 के साथ तो 1, 0 को 6 के साथ तो 0। एंड नाउ वी विल यूज द फोर्थ कॉलम। तो 6 को 0 के साथ तो 0, 1 को 0 के साथ तो 0, और 0 को 1 के साथ तो 0। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट मीन्स AB। सो ये AB मैट्रिक्स हुआ। आप देख रहे हो कि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सिंपल है यार। देखो जब तुम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो जितना रो बना वो सारा इनके रोज के कारण हुआ, और जितना कॉलम बना वो एक्चुअली ऐसे ऐसे हम लोगों ने हर एक रो को मल्टीप्लाई किया उसके कारण हुआ। इसका मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रोज को डिटरमाइन करेगा A, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिटरमाइन करेगा B,
इसीलिए इसका ऑर्डर ये होता है 3/4. Is it clear? And now finally we will write down its standard format of writing, and after that one we will understand some properties of multiplication. That is very important part of the topic. देखिए इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया A जिसका ऑर्डर है m/n, दैट मींस m रोज हैं और इसमें n कॉलम्स हैं. दूसरा मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया जिसमें नंबर ऑफ रोज n है, कॉलम्स p है, मतलब इसका ऑर्डर n/p है. तो n रोज हैं और p कॉलम्स है. देखिए हम लोगों ने ऐसा सिलेक्शन इसलिए किया कि इसमें जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है. नंबर ऑफ रोज इसमें n है, सॉरी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स n है और इसमें नंबर ऑफ रोज n है. इसका मतलब दीज टू आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन. दैट मीन्स ए बी एग्जिस्ट करेगा और इस ए बी का जो ऑर्डर होगा सी आई जे, अगर इसके ऑर्डर को हम लोग लिखें तो इसका ऑर्डर होगा इसका रो नंबर उसका कॉलम नंबर, दैट मीन्स m/p. अब अगर हम लोग समझना चाहें कि इसका कोई एलिमेंट कैसे लिख सकते हैं तो इसके एलिमेंट्स को लिखने की बात अगर करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये I मतलब RI और इस J का मतलब CJ, जिसमें RI क्या होगा, रो नंबर I ऑफ A, और ये था कॉलम नंबर J ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ये कि इसका ith रो ये वाला हम लोग यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके jth कॉलम से. इज इट क्लियर? और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. देखिए इसी काम को करने के लिए मैं पहले समझा देना चाहता हूं इस राइटिंग को. तो फर्स्ट रो में तो 1 1 1 2 ऐसे करते हुए 1n तक, चूंकि इसमें कॉलम्स n है तो 1n तक एलिमेंट्स होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, nth कॉलम. इसी तरह से 2 का हम लोगों ने 2n लिखा. अगर बीच में कोई एक रो है ith रो, बीच में कोई एक रो है ith रो कहने का मतलब 5th वी, 7th वी, 1 फर्स्ट वी, लास्ट वी. तो बीच में एक मान लिया कि एक ith रो है, तो इस ith रो के एलिमेंट्स कौन होंगे, I1, I2, I3 एंड सो ऑन अप टू nth कॉलम, तो In. सिमिलरली अगर हम लोग इसमें देखें तो नंबर ऑफ रोज चूंकि इसके m है तो लास्ट वाला जो होगा m1 होगा, m2 होगा, ऐसा. इस b में आइए तो b के जो एलिमेंट्स हैं इसमें नंबर ऑफ रोज n है तो b1 होगा, b2 होगा, bn तक होगा, और कॉलम्स p तक है तो b11, b12, b13, b14 ऐसे ही करते हुए बीच में कोई कॉलम आया j तो b1j फर्स्ट रो jth कॉलम. इसी तरह से इसका एंड कहां होगा तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स p है तो 1 2 3 करते हुए p तक तो 1p. सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लें तो 2 1 3 1 सॉरी 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन. इस रो का जो इस कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो 2j होगा और लास्ट वाला एलिमेंट होगा 2p, इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स p है. सिमिलरली अगर हम लोग इसमें देखें तो नंबर ऑफ रोज n है तो इसका मतलब लास्ट वाला जो रो होगा उसके एलिमेंट्स होंगे n1 n2. इसी तरह से np, चूंकि इसमें कॉलम p है तो इसमें अगर कोई jth कॉलम का एलिमेंट होगा तो रो नंबर n और कॉलम नंबर j. चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया इस राइटिंग को. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 by 1 इस ai1 को b1j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा ai1 b1j. प्लस का साइन देंगे फिर इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के साथ तो ये हो गया ai2, ये हो गया b2j एंड सो ऑन. अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट को लिखें तो इसका लास्ट in, देखो इसमें n है और इधर भी n है तो इसका मतलब इसका लास्ट वाला इसके लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया ain इंटू bnj. अगर आप सिग्मा नोटेशन को यूज करके लिखना चाहो तो इसको बड़े कंफर्टेबली लिख सकते हो आप. ai, देखो इसमें वेरिएबल कौन है 1 1 2 2 nn ऐसा, तो अब आप इसको एक नया नाम दे दो k या कुछ भी लिख दो एज यू विश. तो b में भी होना चाहिए k, तभी तो k का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 1 होगा, 2 लेंगे तो 2 2 होगा, n लेंगे तो nn होगा. तो ये होगा ऐसा.
इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा कि k का वैल्यू 1 से लेकर के अगर n तक लिख दें तो ये बन जाएगा। सो हम लोगों ने समझा कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर ijth एलिमेंट फाइंड करना है तो हम लोग ith रो और jth कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उसका सम पता कर लेंगे, सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। आई होप you are understood. Some questions here to explain the multiplication of matrices. Multiplication of matrices से related हम लोगों ने पढ़ा कि इसका एडजस्टेंस तब होगा जब जो पहला ए बी में जो ए जिसको हम लोग प्री फैक्टर बोलते हैं, ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल, तभी ऐसा पॉसिबल है। उसको बेस करके ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, इन दिस क्वेश्चन इट इज सेड matrix A had x rows and x plus 5 columns. Matrix B had y rows and y 11 minus y columns. Both AB and B exist. पहले तो देखो, since AB exists, अगर AB exist करता है तो इसका मतलब A में जितने कॉलम्स होंगे उतने ही B में रोज होंगे। तो A में कितने कॉलम्स हैं? तो A में x plus 5 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब x plus 5 must be equal to number of rows of B. B में कितने रोज हैं? B has y rows, so it will be equal to y. कहने का मतलब ये कि x minus y या ऐसा x minus y is equal to 5 minus 5। चलिए, अगर मान लीजिए हम लोग सेकंड पार्ट को लें कि since BA exist करता है according to this information। अगर BA exist करता है तो B के जितने भी कॉलम्स होंगे तो B के कॉलम्स हैं 11 minus y। That means 11 minus y must be equal to number of rows of A में number of rows है x, so it will be equal to x. So one more relation is x plus y is equal to 11. So taking this one as the first equation and this one as the second equation, after solving we have from 1 and 2, देखो अगर मान लो कि इन दोनों में अगर मैं ऐड कर दूं तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x is equal to 6 होगा। So x will be equal to 3 and y will be equal to x3 इसमें पुट कर दो तो 3 to 8। So x y is equal to 8 and this is the solution of this particular question, and that was very simple, simply based on the fact that existence of AB depends on the condition that the number of columns of the first matrix A must be equal to the number of rows of the second matrix B. And now, having the same concept, we are having another question. In this question it is said A and B are two matrices such that A plus B and AB both exist. तो देखो बेटा, A plus B exists, it means A और B दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सपोज करो कि लेट ऑर्डर ऑफ A and B be m by n, इसलिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी A plus B एग्जिस्ट करेगा। And now AB exists. Since AB exists, अगर AB एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब A का नंबर ऑफ कॉलम्स A का नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया n, must be equal to number of rows of B। तो नंबर ऑफ रोज ऑफ B भी m है, so n is equal to m। कहने का मतलब या तो इसको हम लोग पढ़े m by m या पढ़े n by n। so हम लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि they are A and B both are square matrices having same number of rows and columns। तो यहाँ अगर हम लोग देखें A B are square matrices of same order, ये अपना चॉइस होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ये एक फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये हाफ पार्ट हो गया इसका। ये तो सही होता है लेकिन हाफ पार्ट हो गया। A and B can be any matrices, no not at all, none of these। So this is the answer of this question। पर्टिकुलर क्वेश्चन में A is a matrix of order m by n और B एक अनदर मैट्रिक्स है सॉरी such that AB dash defined है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसे समझें कि ऑर्डर ऑफ A तो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, ऑर्डर ऑफ A m by n है ऑर्डर ऑफ A। लेकिन अगर हम लोग कह रहे हैं कि AB dash is defined, अगर AB dash defined है तो इसका साफ मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ B dash must be a kind of this one। आप सपोज कर सकते हो लेट ऑर्डर ऑफ B dash is equal to
इसमें ए बी डैश में ए का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वही नंबर ऑफ रोज होगा बी डैश का। तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो इसका मतलब n तो होगा इसमें नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स पता नहीं है, चलो इस लेट इट पी। तो हम लोगों ने सपोज किया कि ऑर्डर ऑफ बी डैश इज n बाई पी। यहाँ p हम लोगों को अननोन है, अभी तक p पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अनदर केस इज दिस कि p डैश b डैश a इज डिफाइंड। अगर ये एग्जिस्ट करता है, b डैश a अगर एग्जिस्ट करता है, तो b डैश का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो b डैश का नंबर ऑफ कॉलम हम लोगों ने p सपोज किया है, सो p must be equal to number of rows of a. Number of rows of a is equal to m. So p must be equal to m. अब देखो, अगर हम लोग इस p को m लिख दें तो therefore order of b dash will become, ये था हम लोगों ने सपोज किया था n by p, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं is equal to n by m. अब एकदम क्लियर है, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा था b का ऑर्डर बताओ, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बी अगर हम लोग कहेंगे तो क्या होगा, इसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है, ट्रांसपोज है बी डैश मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ बी, तो बी का जो ऑर्डर है उसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो बी मिलेगा, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो होगा m by n. सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, m by n. दिस इज द करेक्ट चॉइस. Is it clear? And now in this question, assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 by n, 3 by k, 2 by p, 3 by n by 3 and p by k respectively. So first of all, I need some space. I am going to rub this part of the board. देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों से इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ऐसा लिखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उनके ऑर्डर्स को लिख डालें एक प्रॉपर ऑर्डर में, और उसके बाद जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मैच करें. ओके, सो हियर इसका ऑर्डर, एक्स मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर अपने पास है 2 by n. वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है अपने पास 3 by k. Z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by p. सिमिलरली W मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3n by 3 एंड फाइनली मैट्रिक्स P का ऑर्डर है P by k. अब इसके बाद अब हम लोगों के पास जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करें. तो देखिए, फॉर ए पी वाई एंड पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो पहले तो ये दोनों, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट गिवन है तो एग्जिस्ट करता है, तो सेंस पी वाई एंड डब्ल्यू वाई एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ वाई. तो पी का जो कॉलम है, पी का कॉलम है के, तो k इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन y का रो है 3. सो ये हुआ. एंड यहां से अगर देखें w का कॉलम और y का रो इक्वल होगा, तो w का कॉलम मींस 3 और y का रो मींस 3. सो एक्चुअली फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी गॉट ओनली वन, k इज इक्वल टू 3. चलिए अगले पार्ट पर हम लोग आए. इन दोनों का सम भी डिफाइंड है, तो सिंस इन दोनों का सम अगर डिफाइंड है तो सबसे पहले हम लोग पी वाई और डब्ल्यू वाई का ऑर्डर पता कर ले. तो नाउ ऑर्डर ऑफ पी वाई एंड डब्ल्यू वाई, या पहले पी वाई लिख लेते हैं. तो पी वाई इज इक्वल टू, पी वाई का ऑर्डर वही होगा जो पी का रो मीन्स पी बाई वाई का कॉलम मतलब k. सो p by k. इसी तरह से एंड ऑर्डर ऑफ इस दूसरे वाले प्रोडक्ट wy, तो wy का ऑर्डर, तो इसका रो नंबर w का रो नंबर मीन्स n, और y का कॉलम नंबर मीन्स k. सो n by k. अब थोड़ा सा देखो कि सिंस इन दोनों का सम एग्जिस्ट करता है, सिंस py
प्लस WY एग्जिस्ट। अगर ये दोनों इसका सम एग्जिस्ट करता है तो सम तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों के ऑर्डर पर अगर नजर डालो तो एक है P/K, दूसरा है N/K। कॉलम तो दोनों में साफ दिख रहा है। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका साफ मतलब है कि P और N मस्ट बी इक्वल, तभी इन दोनों ऑर्डर्स को हम कहेंगे कि सेम है। सो नाउ वी कंक्लूड फ्रॉम दिस टू, एक तो यहां हम लोगों ने देखा और एक यहां देखा, तो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि देयरफॉर K इज इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू N। अब P इज इक्वल टू N में P और N कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन कुछ भी का मतलब फ्रैक्शन थोड़ी होगा, निगेटिव थोड़ी होगा। तो इसका मतलब इट मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। K का वैल्यू 3 होगा, P और N कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस वन इज वेरी सिंपल वन। अगर इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो देखो 7x का -5z अगर डिफाइंड है तो ये तभी डिफाइंड होगा जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होगा। तो पहले हम लोग पता करें ऑर्डर ऑफ 7x। तो 7x का ऑर्डर क्या होगा? जो x का ऑर्डर होता है वही 7x का ऑर्डर होगा, इसलिए कि हम लोग स्केलर नंबर से, स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है। तो x का ऑर्डर अपने पास है 2/n, सो इट विल बी इक्वल टू 2/n। एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 5z, ऑर्डर ऑफ 5z इज अगेन ऑर्डर ऑफ z का जो ऑर्डर है तो z का ऑर्डर है 2/p, सो इट इज इक्वल टू 2/p। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, सिंस 7x minus 5z एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो। इन दोनों के ऑर्डर में एक ही बात है, ये डिफरेंट है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर n मस्ट बी इक्वल टू p, n मस्ट बी इक्वल टू p। अगर n p के इक्वल है तभी एग्जिस्ट करेगा। हम लोगों से क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि n अगर p के इक्वल है तो इसका ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर बताना है तो या तो हम लोग ऑर्डर में लिखेंगे 2/n, सो रिक्वायर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, आइदर वी कैन राइट 2/n या लिख सकते हैं 2/p, बिकॉज n and p आर बोथ इक्वल। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।